आयो ऑल। तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे अबाउट अवर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो कैसे हमने क्या किया है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद में हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है परफॉर्म करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो काम है और उनके बीच में जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने का काम है, ये काम हमारा आईओसी कंटेनर करता है। हमें नहीं करना है यहाँ पर, ये हमें जस्ट क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन से उसको बताना है क्या क्या क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और क्या क्या उसकी डिपेंडेंसी में हमें पास करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारी क्या है, ये कस्टमर क्लास है। तो मैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास में क्या एक क्लास है। वैसा हमारा एप्लीकेशन के लेवल पे भी क्या होती है, क्लासेस होती है। प्रेजेंटेशन लेयर पे, सर्विस लेयर पे, जहाँ पर क्या होता है कि क्लासेस एक दूसरे को कॉल करती है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन सर्विस को कॉल कर रहा है, यहाँ पर सर्विस परसिस्टेंस को कर रहा है। सर्विस के अंदर काफ़ी सारे क्लासेस की यहाँ पर कॉलिंग है। यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ के बिजनेस लॉजिक में यूज़ करते हैं, कहीं मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज कॉल करते हैं। तो काफ़ी सारी हमारे पास में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी चाहिए रहती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। तो हमने ये पेमेंट सर्विस वाला यूज़ केस देखा था, आज इम्प्लीमेंट करेंगे उसको ही। तो यहाँ पर क्या है कि एक ये सिंपल क्लास के अंदर हमारे पास में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है। तो सिमिलरली जब भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हम लोग क्लास राइट करते हैं। उसके अंदर हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। अभी डेटा टाइप होते हैं, ये प्रिमिटिव होता है और रेफरेंस होता है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग जावा का स्पेशल डेटा टाइप है, बट है होता है वो रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप है वो। और स्ट्रिंग क्या करता है, कांस्टेंट पूल मेंटेन करता है इंटरनली, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस डेटा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए स्ट्रिंग के लिए स्पेशल हमारे पास में क्लास दी हुई है। और इसके इससे रिलेटेड और भी क्लास है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। क्योंकि मोस्टली हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे स्ट्रिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसके लिए स्पेशल मेमोरी हमारे पास में क्रिएटेड है, कांस्टेंट पूल। फिर कलेक्शन एपीआई का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास में लिस्ट, सेट, मैप, इस टाइप के क्या है होते हैं, ये डेटा टाइप आते हैं। तो पर्टिकुलरली इन इन पर्टिकुलरली डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग से हम लोग डेटा को यहाँ पर पास करते हैं आईओसी कंटेनर के थ्रू। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लोग पास कर देते हैं, इसके लिए हमारे पास में स्पेशल टैग दिए हुए हैं। बट जो हमारे पास में मेन जो है, जो स्प्रिंग का हमारा जो मेन पर्पस है, वो होता है हमारे पास में ये रेफरेंस टाइप के लिए, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, यहाँ पर इंजेक्ट कर सके। मेन जो पर्पस है मेन, वो इस टाइप के डेटा टाइप के लिए। मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिमिटिव रेफरेंस दोनों की कैटेगरी में सब आते हैं। तो कलेक्शन रहेगा या स्ट्रिंग रहेगा, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो यहाँ पर उसका इंजेक्शन हो जाएगा, वैल्यू को हम दे देंगे। लेकिन जो फ्रेमवर्क का मेन एडवांटेज है वो हमें कस्टम डेटा टाइप के लिए, बिकॉज एप्लीकेशन के लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे पास में जो होते काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो मेन जो हमको एडवांटेज मिलता है वो कस्टम टाइप के ऑब्जेक्ट का मिलता है, ये एज ए फ्रेमवर्क के लेवल पे। तो एक है हमारे पास में टाइप ऑफ डिपेंडेंसी।
टाइप ऑफ डिपेंडेंसी का मीनिंग ये रहेगा कि एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो कितने टाइप की डिपेंडेंसी है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास में, एक प्रिमिटिव टाइप होता है। एक हमारे पास में होता है हमारा ये कलेक्शन वाला टाइप, जिसके अंदर ये लिस्ट, सेट, मैप कलेक्शन का पार्ट नहीं है, बट अभी यहाँ पर हम लोग एक टाइप देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो जो भी डेटा टाइप यहाँ पर लोगे, लिस्ट लोगे या सेट लोगे, मैप लोगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, टैग मिलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। लिस्ट के केस में हमें लिस्ट लेना है, सेट के केस में हमें सेट लेना है, मैप के केस में यहाँ पर मैप लेना है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में हमको डेटा डालना है यहाँ पर ये। और प्रॉपर्टी केस में प्रॉपर्टी लेना है, यहाँ पर सभी सभी से रिलेटेड यहाँ पर क्या है होते हैं हमारे पास में टैग अवेलेबल है ये। तो ये लिस्ट है, मैप है, प्रॉपर्टी है, सेट है, रेफ है, वैल्यू है। तो ये हमारे पास में कलेक्शन रिलेटेड टैग ऑलरेडी अवेलेबल है ये। तो ये होती है टाइप ऑफ द डिपेंडेंसी। टाइप ऑफ डिपेंडेंसी नथिंग बट है जो कि हमारे नॉर्मल जावा की क्लास में जो जो भी हम लोग डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड स्प्रिंग के पास में यहाँ पर क्या है, टैग अवेलेबल है, जिसको कि हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। तो प्रिमिटिव टाइप के लिए हम लोग या तो सीधे उसका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उसका नेम लेंगे और वैल्यू लेंगे, जो भी हमारा प्रॉपर्टी का नेम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमको नेम लेना है और वैल्यू लेना है यहाँ पर ही। तो बेसिकली एप्लीकेशन के लेवल पे ये सब नहीं करते, जो डेटा है ये सब नहीं करते, जस्ट लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए हमको टैग यहाँ पर देखने पड़ रहे हैं। एप्लीकेशन के लेवल पे ये सब चीज़ें हम लोग वैल्यू ऐसे नहीं पास करते हैं, वैल्यू सब जो होती है हमारी यहाँ पर ये एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो हम एज अ फॉर्म से लेकर आते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते डेटाबेस तक ले जाते हैं या डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं, कभी कोई सर्चिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी तरीके का डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो वैल्यू सब हमारा डेटाबेस में रहता है। अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे यहाँ पर रख रहे हैं, एक्सएमएल में रख रहे हैं, बट एक्सएमएल जो मेन हमारा एडवांटेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, वो हमें कस्टम डेटा टाइप के लिए हमारा जो होता है वो एडवांटेज होता है। रेफरेंस? कौन सा वाला रेफरेंस? कस्टम डेटा टाइप, कस्टम क्लास? ये मेन एडवांटेज इसका है ये, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। ये भी यूज़ होते हैं लेकिन काफ़ी रेयरली यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना हो जब यूज़ होंगे यहाँ पर हमको, लेकिन मेन जो एडवांटेज है वो रेफरेंस डेटा टाइप के लिए हमारे पास में ये है। हमारे पास में टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, ये है हमारे पास में टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर इतने टाइप के डेटा को हम लोग जो है वो पास कर सकते हैं ये। तो प्रिमिटिव टाइप कर सकते हैं, कलेक्शन टाइप कर सकते हैं, रेफरेंस टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो रेफरेंस है ये। तो अल्टीमेटली स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो गोल है वो ये है कि रेफरेंस डेटा टाइप को पास करना। तो टैग है हमारे पास में, रेफ टैग। तो यूजुअली पहले ये क्वेश्चन पूछते थे ज़्यादा इंटरव्यू में, बिकॉज अब एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ करते थे। तो यहाँ पर जो है राइट नाउ स्प्रिंग बूट है, बट पहले जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन होते थे ये पूछते थे कि रेफरेंस डेटा टाइप कैसे पास करते हैं हम लोग, एक क्लास में दूसरी क्लास का इंजेक्शन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में दूसरी क्लास का, तो कैसे करते हैं। तो हमें एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में रेफ टैग लेना पड़ता है। तो क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला टैग है रेफ टैग, तो हमने इसी का क्या करा है कि रियल टाइम यूज केस देगा हमने यहाँ पर।
हमने इसी का यहाँ पर जो है वो रियल टाइम यूज केस देखा यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर जो है वो क्लासेस ली। लेयर्स के लेवल पे। तो ये हमारा जो है वो एज ए क्या है कि ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ये वाला जो क्लास है हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ये वाला जो हमारा क्लास है वो ऐसे हमारा सर्विस लेयर है या बिजनेस लेयर है। और ये वाला जो है हमारा ये परसिस्टेंस लेयर है ये। तो जो भी हम लोग लेयरिंग के लेवल पे सोचते हैं तो अल्टीमेटली उसके क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। वही है, ये हमारा परसिस्टेंस लेयर है जहाँ से हम लोग डेटा को परसिस्ट करते हैं डेटाबेस पे। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो इस पर्टिकुलरली क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो है वो ये हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको ये इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में हमारा जो ये डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है ये इसको हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पर ये इंजेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में क्या है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ यहाँ पर क्या है ये इनके बीच में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं। ये रियल टाइम यूज केस है ये जो कि हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो रहा है। तो ये पास कैसे हो रहा है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पर आईडी हम इसको यहाँ पर पास कर रहे हैं और ये इसका आईडी जो है हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं रेफ टैग के अंदर यहाँ पर ये पास हो रहा है और ये यहाँ पर पास हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट और दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ टैग। तो यही जो है ये मेन जो हमको ये वाला जो इंजेक्शन है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है ये। तो फ्रेमवर्क का जो मेन काम जो है वो ये वाले इंजेक्शन को करने का है। तो ये हमारे पास में ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। अब इस डिपेंडेंसी को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टैग लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग लिया है और कई बार मैंने जो है वो कंस्ट्रक्टर टैग लिया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग लिया है और पहले मैंने जो है वो सर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट टैग लिया है। तो ये टैग जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अलग अलग जो टाइप है तो बेस्ड ऑन टैग जो है ये क्या होते हैं ये इंजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिपेंडेंसी एंड आवर टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन से हैं। तो टाइप ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कितने कितने टाइप के हमारे पास में यहाँ पर डिपेंडेंसी यहाँ पर होती है क्लास के लेवल पे। तो सिंपल दो ही टाइप की तो होती है, एक प्रिमिटिव और एक रेफरेंस। तो रेफरेंस के अंदर भी हमारे पास में स्ट्रिंग जो प्री डिफाइंड क्लास है या कलेक्शन प्री डिफाइंड है। हमको हमारा जो कस्टम क्लास है वो रेफरेंस हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होते हैं ऑब्जेक्ट आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारी क्लासेस रहेगी, सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो सब फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा और उनके बीच में सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको यहाँ पर ये परफॉर्म करके देगा। हमको क्या करना है जस्ट हमारे लॉजिक को कॉल करना है। तो कल मैंने यहाँ पर किया था जस्ट हमारे क्या करा हमने हमारे लॉजिक को कॉल किया यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर से मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन लेयर का ऑब्जेक्ट मैंने निकाला।
तो इंटरनली उसने सर्विस के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करके रखा हुआ था। और यहाँ पर सर्विस ने यहाँ पर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करके रखा था। मैंने क्या करा, सिर्फ कंट्रोलर को कॉल किया, इम्प्लिसिटली ये सब मेथड इंटरनली कॉल हुई यहाँ पर। ये सब आईओसी कंटेनर ने यहाँ पर क्या कर लिया है यहाँ पर ये। तो तो ये हमारे पास में क्या है कि टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है, एक है हमारे पास में सेटर, एक है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर, और एक है हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन। वो फील्ड इंजेक्शन हमारे पास में यहाँ पर है, तो उसमें क्या लगेगा हमारे, हमें ये एनोटेशन लगेगा यहाँ पर ही। तो ये सेटर इंजेक्शन है। तो सेटर इंजेक्शन हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करना है। और वहाँ पर जो है वो सेटर मेथड क्रिएट करना है क्लास के लेवल पे। तो विद द हेल्प ऑफ सेटर क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये इंजेक्शन परफॉर्म होगा। ये जैसे कि हमने सारी की सारी लेयर्स पे लाइक यूज़र कंट्रोलर है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, हमें ये सेटर मेथड चाहिए। तो आईओसी का कंटेनर सेटर मेथड को फाइंड आउट करता है, और ये यहाँ पर क्या करता है, उसको पास करवाता है। उसके रेफरेंस को जो है वो पास करवाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी टैग है ये। तो यहाँ पर जो है वो ये प्रॉपर्टी टैग है। तो प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे वैल्यूज़ को, कोई भी टाइप की जो भी डिपेंडेंसी है वो, प्रीम्यूटिव कलेक्शन रेफरेंस कोई सी भी हो सकती है। तो प्रीम्यूटिव के केस में हमें वहाँ पर वैल्यू पास करवाना है, और रेफरेंस के टैग में हमें जो है वो एज ए रेफ टैग पास करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट या तो हम वैल्यू करते हैं, रेफ टैग करते हैं। जैसे कि कस्टमर के एग्जांपल में मैंने यहाँ पर क्या करा है कि वैल्यू को पास किया है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास करूंगा मैं, तो मुझे वहाँ पर रेफ टैग लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एड्रेस को पास किया तो यहाँ पर मैंने रेफ टैग लिया। कोई मैंने यदि कलेक्शन टाइप को यहाँ पर किया तो उसके लिए स्पेशल मेरे पास में क्या है, लिस्ट टाइप का जो वो है वो टैग है ये। तो यहाँ पर जो भी है हमें करस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर उसका टैग लेना है यहाँ पर ये। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पास करेंगे तो हमारी क्लास में क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये कस्टमर क्लास के अंदर मेरे पास में क्या है, हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है यहाँ पर ये। तो ये कंस्ट्रक्टर है, और हमें यहाँ पर जो यहाँ पर जो भी हम पास कर रहे हैं हमारे पास में हमें टैग यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। तो सेटर केस में क्या चाहिए हमारे पास में, हमें सेटर मेथड चाहिए क्लास लेवल पे। कंस्ट्रक्टर के केस में हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, और ये टैग रहेंगे जो उसको पास करेंगे वो यहाँ पर। फिर जो भी टैग है उसका नेम वहाँ देना पड़ता है, और जितने जितने वेरिएबल है, जितने उसके अंदर वेरिएबल है वो सब हमें पैरामीटर में पास करने पड़ेंगे। इसके अंदर जितने भी है नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी पैरामीटर में पास करेंगे। तो ये हमारे पास में कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट यहाँ से रहेगा। अब आएगा हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन। तो फील्ड इंजेक्शन के लिए हमें बेसिकली जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी यहाँ पर। तो एक एनोटेशन आएगा अभी, यहाँ पर देखेंगे हम उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर क्वालिफायर एनोटेशन होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए कौन सा एनोटेशन यूज़ करते हैं दो ऑब्जेक्ट की। तो ऑटो वायर्ड एनोटेशन होता है यहाँ पर ये। तो ये टेक बेस्ड अप्रोच है। फील्ड इंजेक्शन जो है वो उसके अंदर एनोटेशन लगता है। अब ये एनोटेशन के बिहाइंड द सीन क्या है कि हम तो एक ही एनोटेशन लगा देते हैं, जो कि और ये आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये वाली क्लास जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, इसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो और इस फील्ड में इंजेक्ट करो। बट बिहाइंड द सीन क्या होता है कि इस एनोटेशन के बिहाइंड द सीन ये लॉजिक कॉल होता है।
रिफ्लेक्शन का जो है वो लॉजिक कॉल होता है बिहाइंड द सीन, जो कि क्लास लोडेड है उसके पास में, तो वो उसके अंदर फाइंड आउट करता है और रन टाइम पे वो इंजेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन एपीआई जावा का दिया हुआ एपीआई है, जिस जो क्या करता है कि क्लास के अंदर का मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, किसको करेगा, आईओसी कंटेनर को करेगा यहाँ पर ये। तो जो भी क्लासेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सब हम लोग रिफ्लेक्शन एपीआई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ये एसटीएस का एडिटर है ये, तो ये जो एडिटर बना हुआ है, तो जैसे हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डॉट करके कॉल करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारी मेथड यहाँ पर आती है सजेशन में ही। तो इस कार क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड है, तो कुछ मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्लास की जो कि सारी क्लासों का पेरेंट क्लास है, कुछ मेथड जो है वो ड्राइव जो है वो कार क्लास की मेथड है। तो सजेशन में कैसे आई है, सजेशन में ऐसे आई है कि जिसने भी ये आईडी को यहाँ पर बनाया है, ये एस टी एस आई डी को यहाँ पर जिसने भी डेवलप्ड किया है, जिस भी कम्युनिटी ने इस एस टी एस आई डी को यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर ये डेवलप किया हुआ है ये, उनने इंटरनली रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ किया है तभी सजेशन में आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन एपीआई हम लोग इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन एपीआई यूज़ कर रहे हैं, आईडी के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन एपीआई लगे हुए हैं, ये आईडी के पीछे बहुत सारी जार फाइलें हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनली रिफ्लेक्शन एपीआई जो है वो आईडी के अंदर हमारे काम करते हैं। एसटीएस के अंदर एक्लिप्स के अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन के एपीआई लगे हुए तभी सजेशन में आ रहे हैं। तो वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर जो है कि ये जो पर्टिकुलरली एनोटेशन है इसके बिहाइंड द सीन क्या होगा, रिफ्लेक्शन एपीआई जो है वो हमारा ये काम करेगा ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में टाइप ऑफ डिपेंडेंसी हो गई है, और टाइप ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हमें क्या करना है कि वहाँ से प्रोवाइड करवाना है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली होता है, जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, या तो हम लोग एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जैसा कि हमने किया अभी, या हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं, या हम लोग यहाँ पर जो है वो जावा बेस्ड अप्रोच का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर ये। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच का यूज़ करना है यदि हमको ये, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या है कि हमें ये बीन क्रिएट करना है, उसके अंदर हमें आईडी टैग से आईडी देना है, और उसके अंदर क्लास का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। फिर जब आगे हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच देखेंगे, तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले तो आईओसी कंटेनर कंटेनर को बताना भी पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ इसके अंदर चीज़ें इनेबल करना पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आईओसी कंटेनर समझ जाएगा। बट जो हम लोग एनोटेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आता है कंट्रोलर एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन, रिपोस्टरी एनोटेशन, ऑटो वायर्ड एंड क्वालिफायर। ये आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशनल लेवल पे और ऑब्जेक्ट के अंदर डीआई परफॉर्म करने के लेवल पे एनोटेशन। तो यहाँ पर हमें जो है वो आईओसी कंटेनर को बताना है कि हम जो है वो यहाँ पर जो है हमने ये एनोटेशन का यूज़ किया है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, तो जो भी क्लासेस के ऊपर एनोटेशन लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर वो इतना बड़ा एक्सएमएल राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ये एनोटेशन जिस क्लास के ऊपर लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, बट बताना पड़ेगा आईओसी कंटेनर को। तो हम क्या करते हैं, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं, तो आईओसी कंटेनर को हम लोग बताते हैं यहाँ पर। तो ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा एक्सएमएल हमें राइट नहीं करना पड़ता है इतना बड़ा एक्सएमएल जो हम लोग राइट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर तो एनोटेशन ही जो है वो यूज़ होंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही नहीं है वहाँ पर, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो हवा में नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। बिहाइंड द सीन क्या है कि
एनोटेशन काम करते हैं, ये एनोटेशन इंटरनली इंफॉर्मेशन पास करता है कंटेनर को ये। फिर एक अप्रोच हमारे पास में जावा बेस्ड अप्रोच, तो जहाँ पर जो चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक्सएमएल के अंदर हम लोग राइट करते हैं आईओसी कंटेनर को बताने के लिए, वो चीज़ के लिए हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन जावा के क्लास में लिखना है हमको ये। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा ही है, बीन एनोटेशन यूज़ होता है यहाँ पर ये। तो हमको ये बीन टैग का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर बीन एनोटेशन का यूज़ करना है जावा फाइल के अंदर। तो जावा का कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ये। तो एनोटेशन जो है बेसिकली एक्सएमएल का एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, एक्सएमएल का वो रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्सएमएल अलग तरीके से काम करता है, एनोटेशन अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये कुल मिला के आज के समय में जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ होती है। तो एनोटेशन हो या एक्सएमएल हो, ये क्या करते हैं कि कंटेनर को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मेरा आईओसी का कंटेनर है, तो कंटेनर को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब कुछ मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर ये। तो मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो इंटरनली कंटेनर क्या कर रहा है कि जो भी इसको मेटा डेटा मिल रहा है उसके लिए क्या करता है, कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या कर रहा है यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली सर्वलेट के केस में भी आजकल क्या होते हैं, एनोटेशन होते हैं। सर्वलेट के केस में भी हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं लिखते, हम एनोटेशन यूज करते हैं, @वेब सर्विसेज एनोटेशन, @ वेब सर्वलेट एनोटेशन। तो यहाँ पर क्या है, वेब सर्वलेट एनोटेशन जो है वो हमको यहाँ पर मिल गए सर्वलेट राइट करने में। हमें क्या करना है कि अब वेब डॉट एक्सएमएल फाइल जो है वो राइट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमें वेब सर्वलेट एनोटेशन से हमारा काम हो गया, हमें वेब डॉट एक्सएमएल राइट नहीं करना पड़ा है। तो हमारा जो सर्वलेट का जो कंटेनर है जो कि सर्वर के अंदर होता है, सर्वर के अंदर जो सर्वलेट का जो कंटेनर है वो एनोटेशन बेस्ड उसके अंदर कैपेबिलिटी है जो कि एनोटेशन बेस्ड मेटा डाटा को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कोई भी कंटेनर जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन पास करना रहती है, उसके लिए हम या तो एक्सएमएल यूज करते हैं, एनोटेशन यूज करते हैं। तो एक्सएमएल को यदि वो कंटेनर रीड करेगा तो एक्सएमएल से रिलेटेड कोड रहेगा उस कंटेनर के पास में रीड करने के लिए। एक्सएमएल के पार्सर होते हैं, एक्सएमएल के क्या होते हैं यहाँ पर, ये पार्सर होते हैं यहाँ पर। तो एक्सएमएल भी एक लैंग्वेज है, रीड एक्सएमएल इन जावा। तो उस कंटेनर के पास में क्या है कि ये पार्सर्स होते हैं यहाँ पर, ये वो पार्सर के थ्रू क्या करता है कि वहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो रीड करता है वो। तो कोई भी एक्सएमएल का टैग है उसको हम लोग जावा के क्लास में जो है वो उसके अंदर के टैग का इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं जावा के क्लास में, या जावा के क्लास के ऑब्जेक्ट के हम लोग एक्सएमएल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये उसका कोड है ये। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसका यहाँ पर हमारे जावा के ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सएमएल क्रिएट कर सकते हैं, या एक्सएमएल के जो एक्सएमएल है उसका हम जावा को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सएमएल भी एक लैंग्वेज ही एक तरीके से। तो हम बेसिकली अभी जो एक्सएमएल का यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, पार्सर होते हैं। तो वो पर्टिकुलरली जो पार्सर जो है वो पार्सर क्या करते हैं कि उस टैग के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर ये। तो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो वैसे की वैसे क्या है, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच भी है। तो एनोटेशन जो होता है, तो कंटेनर के पास में जो है वो कैपेबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलरली जिस जिस क्लास के ऊपर वो एनोटेशन लगा हुआ है वो एनोटेशन के अंदर का जो वो क्लास का जो मेटा डेटा है वो रीड करता है यहाँ पर ये। हम हमारा खुद का कस्टम एनोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमें क्या करवाना है उस एनोटेशन से ही। तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्री डिफाइंड एनोटेशन मिलेंगे जो कि हमको अभी यूज़ करना है। ये हम खुद का भी कस्टम एनोटेशन क्रिएट कर सकते हैं हम यदि कुछ करवाना चाहते हैं उस एनोटेशन से। तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या है कि काफ़ी सारे जो है वो एनोटेशन मिलेंगे जब हम लोग क्या करेंगे कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे।
तो आइदर एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज करो, तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सएमएल में डालो और बताओ कंटेनर को, तो कंटेनर हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेगा। जावा बेस्ड अप्रोच करोगे तो चीज़ें सेम ही है, बट यहाँ पर वो क्या है कि जावा के अंदर क्लासेस के अंदर मेथड के अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से रिलेटेड जो है वो लॉजिक लिखना है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में क्या होगा कि हमें जो है कुछ एनोटेशन लगाना है। एनोटेशन को क्या करेगा वहाँ पर वो डिटेक्ट करेगा हमारा जो जावा का एनवायरनमेंट है, और उस क्लास के मेटा डेटा को क्या करेगा वो रीड करेगा यहाँ पर ये। तो वो हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो करेंगे ही, करंटली जो है हम एनोटेशन बेस्ड अप्रोच ही जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर। और आईओसी कंटेनर को जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल हम लोग कर सकते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ हम लोग जावा बेस्ड कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि कंटेनर को यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्म करना है एक तरीके से हम ये। तो हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल टाइप के क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास में जो है वो पर्टिकुलरली जो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट जो निकालते हैं यहाँ से हम लोग ये, तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास में एक ये फैक्ट्री मेथड होती है यहाँ पर, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। तो ये फैक्ट्री मेथड कैसे काम करती है इंटरनली, ये फैक्ट्री मेथड इंटरनली कैसे काम करती है। तो हमारे पास में होते हैं ऐसे ये डिज़ाइन पैटर्न, मल्टीपल हमारे पास में क्या होंगे ये डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो हम लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये सब बिहाइंड द सीन हो रहा है ये हमारा पर्टिकुलरली आईओसी कंटेनर के अंदर, बट हमें क्या करना है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न काम कैसे करता है। तो हमने जो कार इंजन का एग्जांपल लिया था और मैन्युअली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे, अब उसी को हम लोग स्प्रिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो वो यदि फ्रेमवर्क ये किस तरीके से काम करेगा हमारे पास में ही, तो हम लोग इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं कि मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमको। ये वाला आर्केटाइप यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, सिंपल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये, और हमारा आर्टिफैक्ट आईडी है।
जो हमने अर्लियर एग्जाम्पल जो लिया था, हम उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम ले लिया यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये मेवन का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या हो गया, ये मेवन का प्रोजेक्ट है जो है ये क्रिएट हो गया। मैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल प्रोजेक्ट ही लेता हूँ ये, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न देखना है यहाँ पर ये। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न देखते हैं हम इसे। स्प्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, हम लोग स्प्रिंग इंटरनली करता है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है हम इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है कि कार इंजन वाला जो है वो हमको काम करना है विद द हेल्प ऑफ अवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो पहले तो हमने मैनुअली किया है यहाँ पर ये, अब हमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क से उसको करवाना है यहाँ पर ये। तो जितना भी हमारे पास में भी फॉर्म में जो क्रिएट हुआ है, अभी हमें उसका ज़रूरत नहीं है, तो अभी सब हमको क्या करना है, अगेन डिलीट कर दो अभी ये। ये प्लगइन के काम होते हैं कंपाइलेशन करने के, बिल्ड बनाने के। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलेशन का प्लगइन ऑलरेडी रहता ही है उसमें, इवन वो नहीं भी रिटर्न है तो भी रहेगा यहाँ पर ये। और डिपेंडेंसी जो है वो बाय डिफॉल्ट जो हमको दी हुई रहती है, अभी हमारे काम की नहीं है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमारे पास में काम की होती है, इंडस्ट्री के लेवल पे हमें पॉम डॉट एक्सएमएल का कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे सीनियर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या जो पहले से काम कर रहा है जो कलीग्स यूज़ कर रहे होते हैं ये, उन्हीं को हमको कॉपी पेस्ट करना रहता है, क्योंकि डिपेंडेंसी तो कॉमन ही रहेगी सारे प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर हमें हेडक लेना पड़ रहा है वर्जनिंग का। तो वर्जन खुद को मैनेज करना पड़ता है अभी, कि हम लोग स्प्रिंग का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंग बूट में वो भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ। तो अर्लियर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर स्प्रिंग की मुझे डिपेंडेंसी चाहिए ही है, तो कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं ये। तो ये 6.25 वाला हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्रिंग का वर्जन अभी हमें पता होना चाहिए ये कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, डिपेंडेंसी को यहाँ पर ऐड करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो डिपेंडेंसी लग जाएगी, तो मेवन के अंदर यहाँ पर क्या वो अवेलेबल हो जाएगी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस है ये। यहीं पर ही स्ट्रगल हो जाता है बहुत से लोगों का, क्योंकि ये मेवन का प्रोजेक्ट सेटअप बार बार करना पड़ता है इंडस्ट्री में, बिकॉज एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारे पास में क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके क्लाइंट होते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल क्लाइंट जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट का सेम वर्जन यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, सब अलग अलग वर्जन यूज़ करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट का भी क्या होता है, वर्जनिंग होती है। जैसे ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है तो उन्होंने अपनी वर्जनिंग करी है। तो हम हमारा जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट इंडस्ट्री के अंदर करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की वर्जनिंग होती है, जो दिख रहा है ये स्नैपशॉट दिख रहा है ये। एक्सपीरियंस के लेवल पर ये क्वेश्चन कई बार ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस प्रॉपर है भी कि नहीं है। और कई बार कुछ पर्सन जो होते हैं वो एज ए फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं, तो उस केस में ऐसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़रूरी है जानना, ये कि ये वर्जनिंग का मतलब क्या है। इंडस्ट्री के लेवल पे कई बार इस तरीके के क्वेश्चन होते ही हैं। तो एक होता है हमारे पास में ये स्नैपशॉट, और वो प्रोजेक्ट जब रिलीज हो जाता है, जब वो स्नैपशॉट वहाँ पर हट जाता है वहाँ पर, तो जब तक वो अंडर डेवलपमेंट है तो वो क्या है, वो अंडर स्नैपशॉट रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट जस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, तो ये 0.0.0
वन पर है, तो एक हमारे पास में है मेजर वर्जन, एक है हमारे पास में जो है वो माइनर वर्जन, और एक हमारे पास में होता है वो जो कि बग वगैरह फिक्स होते हैं, ये उसके लिए होता है यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में मेजर वर्जन होता है, एक हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर ये माइनर वर्जन होता है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना। तो कई बार इंटरव्यू में ये पूछा गया है बहुत से लोगों की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्नैपशॉट। इस क्वेश्चन से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हैं बहुत से लोग, क्योंकि उनको ये नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट पे जब काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, डेवलपमेंट फेज में होते हैं। ये हमारा क्या है, ये डेवलपमेंट फेज में जब प्रोजेक्ट चल रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं, स्नैपशॉट पे काम करते हैं। तो जब जब प्रोजेक्ट में स्नैपशॉट दिखेगा हमें, ये हम लोग उसको डेवलपमेंट फेज में चल रहा है ये। और जैसे जब वो प्रोजेक्ट रिलीज हो जाता है, जब वो, तो उस पे से स्नैपशॉट हट जाता है उस पे से, फिर वो स्नैपशॉट वाला प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 001 स्नैपशॉट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब हम लोग जैसे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अभी हमारा चल रहा है 2025, तो हम पहला वर्जन रखते हैं मेजर 25। फिर अब हमारा जो रिलीज रहता है वो क्वार्टरली बेसिस पे रहता है, तो एक साल में होते हैं हमारे पास में 4 क्वार्टर। तो ये एक साल में हमारे पास में 4 क्वार्टर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ये हमारे इंडस्ट्री का जो है वो एक तरीके से ये रिलीज साइकिल है, ये अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। कुछ जो होते हैं रिलीज एक एक महीने में भी करते हैं, तो उनके हो सकते हैं 12 रिलीज आएंगे साल भर में ये, मतलब एक एक महीने के काम को वो डिलीवर करेंगे। तो वो यहाँ पर क्या 25 ईयर जो है ये 2025। और हमारे रिलीज जो जाते हैं वो ऐसे वो क्वार्टरली जाते हैं। तो हमारा 3 महीने डेवलपमेंट फेज में रहता है प्रोजेक्ट। तो 3 महीने के अंदर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा 1 डला हुआ रहेगा। सेकेंड क्वार्टर चल रहा है तो हमारा 2 डला हुआ रहेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये 0 रहेगा ये। और अभी वो डेवलपमेंट फेज में है प्रोजेक्ट हमारा ये, तो उसके उसके पीछे क्या रहेगा हमारा ये स्नैपशॉट रहेगा ऐसा। तो जब भी सारे डेवलपर्स लोग काम करेंगे तो उनकी पॉम डॉट एक्सएमएल में हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ऐसा स्नैपशॉट वर्जन डला हुआ रहेगा। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट। तो ये क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। जब हम खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे यहाँ पर वर्जनिंग होती है प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री के लेवल पे। तो यहाँ पर स्नैपशॉट डला हुआ है, मतलब वो अंडर डेवलपमेंट, इस पे काम चल रहा है, ये अभी हमने क्लाइंट को डिलीवर नहीं किया है। तो ये अभी इस पर डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारा जो साइकिल रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। तो जब हम क्या करते हैं कि हमारा 25 वन स्नैपशॉट रहेगा, और ये हम 4 4 महीने का टारगेट में रखते हैं, सॉरी 3 3 महीने का टारगेट में रखते हैं रिलीज देने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मेरा एक साल के अंदर ये 25 वन स्नैपशॉट चलेगा। अब मेरे जैसे 3 महीने होंगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रिलीज कर दूंगा मैं ये। तो जब हमारा 3 महीने का काम क्लाइंट को रिलीज होता है तो हम लोग क्लाइंट को ये वाला वर्जन देते हैं, उसके उसके बाद हमारा स्नैपशॉट नहीं रहता है। ये हमारा रिलीज हो गया, ये स्नैपशॉट हटा दिया हमने और ये क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। ये स्नैपशॉट जो रहता है वो एज डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव रहता है। अब उसके बाद में अगले जो 3 महीने का जो काम है वो उसके ऊपर हमारा डला हुआ रहता है 2.0। अब हमारा क्या हो जाएगा कि जो रिलीज हुआ है, जो उसके आगे का जो काम जो है वो हमारा इस नाम से जाना जाएगा। जैसे ही हमारे 3 महीने कंप्लीट होंगे फिर हम क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, तो हम स्नैपशॉट हटा देंगे यहाँ से। तो ये क्लाइंट को हमने क्या कर लिया, सेकंड क्वार्टर का जो काम है वो डिलीवर कर दिया हमने उसको यहाँ से ही। तो फिर
अगला हमारा जो क्वार्टर रहेगा वो क्या रहेगा, 25। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंटरव्यू डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन चीज़ों को पूछता है। और अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल ये चीज़ें नहीं पता हो तो ये इम्पेक्ट जाता है कि तुमने कोई बड़े डोमेन में बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है, और हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू हमारा टेक्निकल से रिजेक्ट हुआ है, वो इन क्वेश्चनों से रिजेक्ट होता है। क्योंकि वो एक्सपोजर भी चेक करता है कि बड़े प्रोजेक्ट का हमने एक्सपोजर लिया या नहीं लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, जो कि ये बता देती है इंटरव्यूअर को कि तुमने बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया हुआ है। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर 5 6 7 ईयर एक्सपीरियंस एवरी कंपनी आर एक्सपेक्टिंग यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टूल्स। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जैसे है कि ये क्वार्टरली ये वाला इस पे काम हुआ हमारा, ये तो क्या रहेगा, हमारा जो आगे का प्रोजेक्ट है वो स्नैपशॉट में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली ये वाला वर्जन रिलीज हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये क्या होते हैं कि ये वर्जन जो होते हैं क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ये। तो ये हमारा ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, ये हमारे पास में रिलीज हुआ ये। तो ये आगे वाले वर्जन में पीछे वाले वर्जन का कोड भी रहेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं स्नैपशॉट, बट ये जो रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमारे जो है वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि हम लोग हमारे गेट के ऊपर एक ब्रांच के ऊपर काम करते हैं। गिट के ऊपर हम लोग हमारी एक ब्रांच के ऊपर काम करते हैं। तो इतने महीने का काम क्या होता है, तो इतने महीने के बाद में हमारी एक ब्रांच कट होती है जिसमें यहाँ तक का काम रहेगा। इतने महीने के बाद हमारे क्या रहेगी, ब्रांच कट होगी जिसमें यहाँ तक काम रहेगा। इतने महीने के जो काम रहेगा उसके बाद एक ब्रांच कट होगी ये। तो क्या होती है कि जो भी हम लोग एज ए एसीएम टूल यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से टूल हम लोग यूज़ करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं हमारे पास में जीरा। तो जीरा क्या है हमारा ये, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है ये। इसके अंदर जो भी तुम्हारे टास्क रहेंगे, जो भी हमको टास्क मिलते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग जीरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो वो टास्क इसके अंदर हमको राइट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टिकट। तो वो टास्क जो रहेंगे वो ऐसे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बग रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक रहेंगे। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमको काम मिलता है वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर असाइन होता है, सारे के सारे डेवलपर्स को क्यूए को इस पे ये असाइन होता है यहाँ पर ये। इसके अंदर ही पूरा के पूरा क्या होगा कि तुम्हारा एफर्ट कैलकुलेट होगा, कितना तुमने टाइम लगाया है वो कैलकुलेट होगा। तो कुछ इसके अंदर टर्मिनोलॉजी रहती है, वो टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए। तो पूरा के पूरा जो एक टिकट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारा क्वार्टरली रिलेटेड जो भी यहाँ पर हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब हम लोग उसको लॉक करते हैं, हमारे 3 महीने में हम इतना काम करेंगे, अगले 3 महीने में हम इतना काम करेंगे, अगले 3 महीने में हम इतना काम करेंगे। तो ये सब ये यहाँ पर क्या है, जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ब्रेक कर करके टास्क में डालते हैं। उस पर डेवलपर्स लोग अपना काम करते हैं। कुछ नया फीचर रहेगा उसको स्टोरी बोलेंगे, और एग्जिस्टिंग में यदि कुछ इशू आ जाएगा उनको उसको डिफेक्ट बोलते हैं या बग बोलते हैं ये। और कुछ हमको आरएनडी करना हो तो हम लोग उसको स्पाइक बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना डेवलपर्स एफर्ट एंड टाइम डालते हैं, नॉट ओनली डेवलपर, अवर क्यूए पर्सन एज वेल। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है हमारा ये यहाँ पर जो है वो जो पर्टिकुलरली यहाँ पर सारा का सारा ट्रैकिंग होता है ये। अब डेवलपर जो भी काम करता है, डेवलपर जो भी काम करेगा उस काम को क्या करेगा, वो डालेगा। तो हमें इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग या तो गिटहब रिपोजिटरी में हमारे कोड को डालते हैं, या तो हम लोग बिट बकेट का यूज़ करते हैं, मोस्टली बिट बकेट का यूज़ करते हैं।
तो ये है हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, इसको हम लोग एससीएम टूल बोलते हैं, जहाँ पर सारे डेवलपर्स अपने सोर्स कोड को यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास में इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होती है ब्रांचेस। अब हमारे कोड जो होते हैं, हम लोग बहुत सारी ब्रांच होती है उसके अंदर। एक मेन ब्रांच होगी, उसके अलावा भी दूसरी ब्रांच होगी। तो जो भी हम काम करेंगे, तो वो काम को हम लोग एक ब्रांच में क्या करते हैं, पुट करते हैं। और जब वो ब्रांच हर 3 महीने बाद में क्या होता है जी, उस ब्रांच पे क्या होता है, कट लगता है ये। तो ये 3 महीने का काम है उस ब्रांच में आ गया, फिर अगले 3 महीने का काम रहेगा, वो जो दूसरी ब्रांच में जाएगा वो, फिर अगले 3 महीने का काम है तीसरी ब्रांच में जाएगा। 3 महीने का नहीं, मतलब इस वाले क्वार्टर का और उसके पहले का, ये वाले क्वार्टर का उसके पहले का ये। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज ब्रांच। तो हम लोग एक एक मेन ब्रांच पे काम करते हैं, यूजुअली उसको मास्टर ब्रांच बोलते हैं या डेवलपमेंट ब्रांच बोलते हैं। उसके ऊपर कट लगते हुए रहते हैं, और जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट रिलीज होंगे आगे की तरफ, तो ब्रांच कट लगते जाएंगे यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ये ब्रांच है यहाँ पर ये। और जो अल्टीमेटली क्या होता है कि इस सोर्स कोड का जो है, जो फाइनल बिल्ड बनता है और सर्वर पर जो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में टूल लगता है मेवन और ग्रेडल। तो ये जो टूल है हमारा, ये बिल्ड टूल है ये। तो जीरा जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है, ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल टूल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर ट्रैक होता है, वो बन रहा है, किसको कितना क्या असाइन है, ये सब यहाँ से होता है ये। इसका अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होता है। तो कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर ये चेक करने के लिए तुमको बड़ा एक्सपोजर ही नहीं तो जीरा के बेस पे होते हैं, कि तुमको तुम्हारा टास्क कैसे मिलता है, स्प्रिंट क्या होते हैं, स्प्रिंट का साइज क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, स्प्रिंट के अंदर डेली स्टैंड अप कॉल होते हैं। तो ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाते तो हमारे आंसर में ऐसा कुछ निकलना चाहिए कि हम लोग एक बड़े एक्सपोजर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, और ये हमारा जो है ये बिल्ड टूल है ये। तो जो भी हमारा सोर्स कोड रहेगा वो इस टूल के अंदर रहेगा, और जो भी हमारा बिल्ड बनेगा बार बार, अब हम क्या करते हैं कि हर हर पर्टिकुलरली रिलीज के अंदर हमारा नया नया बिल्ड बनता है। इसका एक नया बिल्ड बनेगा, इसके अंदर नया बिल्ड बनेगा। बिल्ड बनेगा मतलब क्या होगा कि उसका एक नया वॉर फाइल क्रिएट होगा, और वॉर फाइल के अंदर काफ़ी सारी जार फाइलें होती है, बहुत सारी। तो बहुत सारी जार फाइल रहेगी। तो बहुत सारी में कुछ जार फाइल रहेगी वो फ्रेमवर्क की रहेगी, वो स्प्रिंग की हो सकती है, स्ट्रक्ट की हो सकती है। और कुछ जार फाइल जो होगी वो हमारी रहेगी, जो हमने क्रिएट किया है बिजनेस लॉजिक की। तो कलेक्शन ऑफ जार फाइल उसके अंदर रहेगा, और हमारा फ्रंट एंड का कोड रहेगा, तो हम फाइनली वॉर फाइल क्रिएट करेंगे। तो उस वार फाइल को भी हमको क्या करना पड़ता है, रिलीज के बेसिस पे बार बार कलेक्ट करना पड़ता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या, उसकी भी एक रिपोजिटरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज जेफ्रॉग और नेक्सस। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में गिटहब जो है वो सोर्स कोड को मैनेज कर रहा है। जहाँ पर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं एज इट इज जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोड शेयर किया मैंने। तो मैं यहाँ पर जो भी करता हूँ मैं उसका, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं कोड शेयर कर रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पर मेरा क्या जा रहा है, ये सोर्स कोड जा रहा है यहाँ पर। ये वैसा इंडस्ट्री में भी क्या होता है, सारे डेवलपर्स जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं, सोर्स कोड को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये सोर्स कोड है ये। और इस कोड का हम क्या करते हैं, बिल्डर बनाते हैं। तो अभी लोकल सिस्टम है, तो लोकल सिस्टम में सब कुछ आईडी के अंदर इंटीग्रेटेड है ये। तो राइट क्लिक करो, रन करो, बट ऐसा एनवायरनमेंट लेवल पे नहीं होता है। एनवायरनमेंट लेवल पे क्या होता है कि हमारा एक और टूल रहेगा, CI/CD टूल जनकिन। तो जनकिन क्या करेगा हमारे पास में जो है वो पर्टिकुलरली हमारे कोड को पूल करेगा वो। जेनकिन हमारे कोड को पूल करेगा, और उसका वो बिल्ड बनाएगा, और बिल्ड बनाने के बाद में उसको वो रिपोस्ट में भी डालेगा और सर्वर पे डिप्लॉय भी करेगा वहाँ पर ये। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेशन होते हैं इंडस्ट्री के लेवल पे। ये तो हमें सेट ऑफ जो टूल होते हैं वो सब आना चाहिए ये, वो भी अच्छे से आना चाहिए यहाँ पर ये।
तो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको सेट ऑफ टूल का नॉलेज होना, ये सब रिलीज साइकिल क्या होती है, कैसे हमारे प्रोजेक्ट है वो रिलीज होते हैं, ये सब हमको नॉलेज चाहिए होता है। तो अब ये स्नैपशॉट जब तक रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट रहेगा, और जैसे स्नैपशॉट यहाँ पर हट आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो रिलीज में चले जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन हुए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से हुए हैं, और बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं, क्योंकि ये कि एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बेसिक चीज़ यही कि स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है। स्नैपशॉट का मीनिंग है जब तक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है वो स्नैपशॉट में ही है। तो वो जब वो रिलीज हो जाता है तो वहाँ से स्नैपशॉट हट जाता है। हम लोग क्लाइंट को जब डिलीवरी करते हैं, जब स्नैपशॉट हटा देते हैं, क्योंकि हमने फाइनली वो प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, यहाँ पर वो रिलीज कर दिया है यहाँ पर ये। तो जो भी हमको जार फाइल है यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर ये जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें जार फाइल दी, तो इसने स्नैपशॉट लगा के नहीं दिया, क्योंकि इनने इसको रिलीज कर दिया है, इनने इनका ये काम कंप्लीट हो गया है यहाँ पर ये। जब उनका अंडर डेवलपमेंट काम चल रहा होगा, जब वो स्नैपशॉट बना के वो डेवलप कर रहे होंगे उसको वो। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पार्ट है। अब इसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई है ये, कि ये तो तुम्हारा ये मेजर वर्जन हो गया, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो हो गया वो माइनर वर्जन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये, मैंने यहाँ पर ईयर डाल दिया, मैंने यहाँ पर क्वार्टर डाल दिया, बाकी तीसरे वाले का क्या यूज़ हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लाइंट पर डिलीवरी देते हैं, तो इसका यूज़ करते करते कुछ इशू आ जाता है इस वर्जन के अंदर, कुछ ना कुछ मान लो इशू आ गया, किसी भी तरह का कोई इशू आ गया इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोड में वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। वो कोड जो है वो रिलीज तो हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अभी भी मिस हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। वो चीज़ें जो उसके अंदर जो कोड है वो उसके अंदर उससे रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें वापस से क्या करना पड़ता है, ये वाले पर्टिकुलरली रिलीज के ऊपर काम करना पड़ता है। इसके रिलीज पे हम लोग काम करेंगे ये, और फाइंड आउट करेंगे, और फिर से उसको री रिलीज करेंगे। तो अगली बार जब हम उसको री रिलीज करेंगे ये, तब हमको क्या करना पड़ता है उसके आगे, जब वो पहली बार वो इशू आया ये, तो वो इशू हम इसको जब री रिलीज करेंगे, तो फिर हम लोगों को वहाँ पर नाम देने का 1.1, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने मतलब एक बार उसका बग फिक्स किया इस पर्टिकुलरली वर्जन के अंदर, फिर जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर वो हो जाएगा वो 1.2। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उस रिलीज के ऊपर भी क्या होते हैं कि इशू आते हैं, यदि क्योंकि जरूरी नहीं कि 100% हमारा कोड चलेगा ही, उसमें कुछ कभी इशू ही नहीं आएगा। बहुत सारे इशू आते हैं रन टाइम पे, जब वो एक्चुअल में क्लाइंट यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं जो कि उसका टेस्ट नहीं हो पाता है। तो कभी भी सॉफ्टवेयर जो है वो 100% वर्क नहीं करता, कुछ ना कुछ उसके अंदर इशू निकलता है। इसलिए क्या करते हैं, जो मेजर सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अल्फा बीटा वर्जन करके उसको मार्केट में रिलीज करते हैं, ताकि जो इससे ये पता कर सके जब एक्चुअल में उसको क्लाइंट यूज करेगा तो उसके अंदर क्या क्या इशू आएंगे ये। तो यहाँ पर जो है वो ये जो तीसरा वाला काम जो है वो रिलीज के ऊपर जब बग फिक्स होते हैं तो उसको वो री रिलीज करते हैं ये। अब जैसे ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ये, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में 6.2.5, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी बार काम हुआ है इसके अंदर ये। जब उनने 6.2 रिलीज किया था इसका ये, उसके बाद में भी इसके ऊपर इशू आए हैं ये। अब इनने 6 क्यों रखा या 2 क्यों रखा, ये इनका प्लानिंग का पार्ट है ये, कि ये 6 किसको मान रहे हैं, 2 किसको मान रहे हैं ये। जैसे जावा के वर्जन है 1.8, 1.7, अभी जावा 11, जावा 12, सबका अपना अपना वर्जनिंग करने का एक तरीका होता है। ऐसा मैंने हमारे प्रोजेक्ट का बताया ये, कि हम लोग ऐसा जो नाम रखते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे रखते हैं, यहाँ पर ईयर देते हैं, यहाँ पर सब क्वार्टर देते हैं। वैसे कुछ लोग हैं वो 1 से स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे 0 से स्टार्ट कर देंगे, बाय डिफॉल्ट हमको 0 से मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 करेंगे, उसको 2 करेंगे, 1 मंथ में 1 करेंगे, 3 मंथ में 1 करेंगे, वो हमारे रिलीज पर डिपेंड करता है ये। तो इसके मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमारी स्टोरी अभी थी कहाँ पर, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के ऊपर, और मैं ले गया उसको और रिलीज के ऊपर यहाँ पर ये। तो ये कॉमन फैक्टर है जो मैं यहाँ पर स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ। तो स्नैपशॉट का मीनिंग है हमारा प्रोजेक्ट का अंडर डेवलपमेंट पे है, और ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोग
रिलीज करेंगे उसके ऊपर हम लोग वर्जनिंग देते हैं ये। तो एक मेजर वर्जन है, एक माइनर वर्जन है, और यहाँ पर हमारा कोई इश्यू या बग आता है तो उससे रिलेटेड वर्जन जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है कि मैंने जो हमारा कार इंजन का एग्जाम्पल था उसको हम लोग स्प्रिंग की हेल्प से करवाएंगे, यहाँ पर ये क्रिएट करवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये सिमिलर एग्जांपल जो हमने विथआउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यहाँ पर क्रिएट किया, और यहाँ पर बाद में यहाँ पर उसका हमने यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने प्रोवाइड करवाया यहाँ पर ये विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न का मतलब है पासिंग द लॉजिक एट रन टाइम। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न को जो है वो यूज़ किया। अब ये काम हमारा जो होगा वो स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली होगा। रिफ्रेश करता हूँ, रिसोर्सेज फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके नहीं दे रहा है अभी मैं वन। तो यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर हमने क्या करा कि वही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करो जहाँ पर अभी हमने यूज़ किया हुआ है ये। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, इनिशियली दो चार एप्लीकेशन तक ही हमको फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड हो जाता है, किसी भी टाइप का फ्रेमवर्क हो वो, कि वो इंटरनली काम कैसे करता है वो ये। उसके बाद में जस्ट फिर हमको कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ते हैं उसके आगे के। बाकी फ्रेमवर्क इंटरनल कैसे वर्क करता है वो दो चार एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड हो जाता है वो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो। हाइबरनेट यूज़ करोगे, दो चार एप्लीकेशन बनाओगे उसके, तो हाइबरनेट कैसे काम करता है फ्रेमवर्क में पता लग ही जाता है। कॉमन थिंग है उससे रिलेटेड जार फाइल ऐड करना, फिर जो एसेंशियल सिंटेक्स है उसको डालना। बाद में फिर हम लोग उसी के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं जो जो भी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा ये XML है, और ये मेरा क्या है, ये कार क्लास का मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले किया है, अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इंजन का यूज़ करना है यहाँ पर ये। तो प्राइवेट इंजन, इंजन मेरे पास में क्या है कि ये कार क्लास के अंदर ये इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्रिएट हुआ है, सॉरी यहाँ पर इंजेक्ट हुआ है यहाँ पर ये। तो अर्लियर केस में हम क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पर हम लोग इंजन को जो है वो हम कार का ऑब्जेक्ट भी खुद ही क्रिएट कर रहे थे, और यहाँ पर इंजेक्शन भी हम खुद ही प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो गया, ये हमारा जो है वो
सेटर इंजेक्शन हो गया ये। और फील्ड लगाना हो तो फिर वो रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से लगाओ वहाँ पर। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या डिफरेंट टाइप का ये हमारे पास में ये जो ये एफर्ट हमको लगाने पड़ रहे थे, ये तो हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास में जो ये एफर्ट है ये कम हो जाएंगे। तो फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बीन बीन यहाँ पर लगाओ, आईडी क्रिएट करो। और कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कौन क्रिएट करके देगा? हमारा आईओसी कंटेनर। तो आईओसी कटर को बताएगा कौन? हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली क्लास को यहाँ पर ऐड करते हैं। पूरा की पूरा पैकेज के साथ में यहाँ पर क्लास का इंफॉर्मेशन यहाँ पर राइट करना है। ये कार का ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्रिएट होगा। और नीचे क्या होगा हमारे पास में इंजन का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो कौन कौन से हमारे पास में इंजन है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ये हमने क्या कर लिया कि इससे हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। तो अभी मैं एक्सएमएल राइट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक्सएमएल को खत्म करता जाऊंगा, रिड्यूस करता जाऊंगा मैं एक्सएमएल का साइज। जैसे कि हम लोग अभी आगे ऑटो वायरिंग देखेंगे तो ये एक्सएमएल को हम खत्म कर देंगे। एक्सएमएल का हम इतना हमको राइट नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हमको राइट नहीं करना है। लेकिन अभी हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं बिकॉज वी आर लर्निंग। और स्प्रिंग बूट में तो हम पूरा के पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन ही खत्म कर देंगे, ये फाइल ही नहीं दिखेगा वहाँ पर। बट अभी पहले विथाउट स्प्रिंग बूट कैसे हमको पहले एफर्ट लगाने पड़ते थे और कहाँ पर जाके हमारे एफर्ट रिड्यूस हुए। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हम लोग अलग अलग क्लास के जो ऑब्जेक्ट है ये हम बताने के लिए जो है वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक हमारे पास में है डीजल इंजन, एक हमारे पास में है ये पेट्रोल इंजन। तो हम उसका आईडी जो रहते हैं वो हम यहाँ दे देते हैं पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक। ये हमारे पे डिपेंड करता है जो भी नाम देना हो ये। तो कौन सी क्लास यहाँ पर आएगी? पेट्रोल इंजन वाली क्लास हमको यहाँ पर रखना पड़ेगी। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और यहाँ पर हमको रखना पड़ेगी ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के पहले उसका डिजाइनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है ये। तो यहाँ पर हमारे पास है मल्टीपल टाइप के यहाँ पर ये इंजन हो गए। अब हम क्या करेंगे कि आईओसी कंटेनर को ये इन्फॉर्मेशन पास करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो ऑलवेज कोड जावा में लर्न करते हैं, पहले हमको वेरिएबल डिफाइन करना है। यदि कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है हमको ये, तो उसके बाद में करो एज ए गुड प्रैक्टिस। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये कार क्लास जो है उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर पेट्रोल का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल का जो है वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा मैं। जितना भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो ये कार है, पेट्रोल इंजन है, और ये डीजल इंजन है।
ये कार इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये डीजल इंजन हमारे पास में हो गया। अब हमको इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करवाना है वो आईओसी कंटेनर से करवाना है। तो आईओसी कंटेनर को यहाँ पर क्या करो, क्रिएट करो। तो यहाँ से जस्ट क्या कर लो कि ओल्डर जो है उसको ही कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से क्या करा, आईओसी कंटेनर को जो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर। ये वाला सेक्शन जो है वो पाथ बताने का है। कई बार क्या है कि ये मेवन का प्रोजेक्ट है तो रिसोर्सेज के अंदर ये डायरेक्टली उसको रीड कर रहा है। कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज में नहीं रखते हैं, कभी बाहर ही रख देते हैं। तो फिर हमको पूरा के पूरा जो पाथ है यहाँ पर उसको रीड होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पाथ रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, यदि इसको एक्सएमएल फाइल को कहीं और राइट कर दिया है। तो हमने डायरेक्ट पैकेज के अंदर यहाँ पर यदि राइट कर दिया तो पूरा लोकेशन डालना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये पाथ जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, जो भी जहाँ पर भी हमारा एक्सएमएल है ये आईओसी कंटेनर को वहाँ पर मिलना चाहिए ये। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन कर रहा है, मेरा ये आईओसी कंटेनर कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हम क्रिएट कर रहे थे, तो कितना क्रिएट करोगे। एप्लीकेशन के लेवल पे तो काफ़ी सारी क्लासेस होती है, तो हम लोग किससे क्रिएट करवाते हैं, यहाँ पर आईओसी कंटेनर से हम लोग क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पैकेज हमको यहाँ पर रिमूव करना ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कभी बाय डिफ़ॉल्टली यहाँ पर हमारे हमको यदि कोई पैकेज चाहिए या कोई पैकेज रिमूव हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमारा जो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए। हमारा आईडी के ऊपर हैंड्स ऑन होना चाहिए ये। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है वो क्या करता है, हमारे लिए पैकेज को इंपोर्ट करता है या अनयूज्ड पैकेज को डिलीट करता है। अब जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे इसके पैकेज का रिक्वायरमेंट है ये, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुझे सजेशन पे दे रहा है ये कि इसको ऐड करो यहाँ पर। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करो यहाँ पर ये। तो मैं इसको ऐड करूँगा, या यहाँ पर क्लिक करके भी मैं ऐड कर सकता हूँ जहाँ पर वो इंपोर्ट करने का बोल रहा है यहाँ पर ये ऐड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर लेगा, वो ऐड कर लेगा जो भी रिक्वायर्ड उसको क्या चाहिए, यहाँ पर ये इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो शॉर्टकट जो है वो हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो जो शॉर्टकट यूज़ होते हैं मैं बताते चलूँगा मैं। तो उसको प्रैक्टिस में रखना यहाँ पर ये, और काम कर रहे हो तो आई थिंक प्रैक्टिस में होंगे। तो ये यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई है। हमारे कंटेनर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से ही। तो कार का ऑब्जेक्ट, इंजन का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, हमारा कंटेनर क्रिएट करेगा। पहले तो हम मैनुअली कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवाएंगे। तो मैंने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, बट वहाँ पर जो है वो नाम चेंज नहीं किया। तो पेट्रोल के केस में पेट्रोल इंजन जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक के केस में हमारा इलेक्ट्रिक इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और ये तो यहाँ पर जो जो भी है ये ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट क्रिएट किया, यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर ने यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट किया है। तो वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर दिया, मैंने कि इन्फॉर्मेशन राइट कर दी है। तो ये मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर ये। अब ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके करना है क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही नहीं करना है हमको, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी क्या करना है यहाँ पर, परफॉर्म करवाना है यहाँ पर ही। तो अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है मेरी,
कि मुझे इस पर्टिकुलरली कार क्लास के अंदर मुझे जो है वो पेट्रोल इंजन का इंजेक्शन करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सेटर इंजेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, या मैं फील्ड इंजेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं फील्ड इंजेक्शन यूज़ नहीं किया मैंने, आगे करूँगा। तो अभी मैं सेटर या कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सेटर इंजेक्शन ले लेता हूँ। तो इस ये जो कार क्लास है ये क्या है, ये इसके ऊपर ये इंजन का हमको ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर इंजेक्ट करवाना है यहाँ पर हमको ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ, और सेटर ऐड कर लो। हमको सेटर इंजेक्शन लगाना है यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर इसको फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा कि भाई सेटर इंजेक्शन लगाना है हमको ये। तो यहाँ पर क्या करोगे कि टैग यूज़ करोगे यहाँ पर। तो ये बीन के अंदर ये बीन क्या करना पड़ेगा, टैग जो है वो ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। इसके अंदर कौन सा टैग लेना है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर प्रेस करोगे तो सारे के सारे टैग के नेम आ जाएंगे यहाँ पर ये। प्रॉपर्टी टैग लेना है हमको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, और रेफ टैग, बिकॉज वी आर पासिंग द अवर कस्टम ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला कि फ्रेमवर्क का जो मेन एडवांटेज है वो ये है, रेफरेंस टाइप के लिए जो मेन एडवांटेज है वो रेफरेंस टाइप के लिए हमारा फ्रेमवर्क का वो प्रिमिटिव टाइप के लिए नहीं है। वो एक कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए मेन जो फ्रेमवर्क का जो एडवांटेज मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रेफ को यहाँ पर पास करेंगे। तो हमारा जो इंजन है, ये पेट्रोल पास करना है, या फिर हमको यहाँ पर डीजल पास करना है, ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये आईओसी कंटेनर करके ही देगा हमको। जब हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट होगा ये, तो सेटर की हेल्प से क्या करके देगा वो, उसको वो सेट करके देगा यहाँ पर ये। तो सेटर के अंदर भी क्या कर सकते हो कि एक स्टेटमेंट डाल दो, देख लो कब हो रहा है ये, करने का इसका टाइमिंग क्या है। यहाँ पर क्या है कि ये सेटर इंजेक्शन जो है परफॉर्म करेगा। ये कौन कॉल करेगा इसको, ये आईओसी कंटेनर कॉल करेगा यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर क्रिएट कर रहा था, ये नॉर्मल जावा क्लास नहीं रहेगा, हम इसको बोलेंगे स्प्रिंग बीन। यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करते तो हम लोग उसको सिंपल जावा का क्लास बोलते हैं। बट हम लोग आईओसी की टर्मिनोलॉजी में, स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी में, बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन क्रिएट कर रहा है, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा था, हम उसको स्प्रिंग बीन बोलते हैं ये फ्रेमवर्क की टर्मिनोलॉजी है ये। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, उसको इंजेक्ट करेगा यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। तो ऑब्वियसली बात है आईओसी के अंदर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न लगा ही होगा, तो गेट बीन मेथड को हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर कार के ऑब्जेक्ट को हम लोग निकालेंगे। तो ये इसका हम लोग आईडी यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कार को जो है वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कार के ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है ये। तो ये भी कर सकते हैं। और यदि ये टाइप कास्ट नहीं करना हो तो हमारे पास में एक और चीज़ें करने के लिए इस गेट बिन के अंदर एक और पैरामीटर है, जिसके अंदर हम लोग जो भी हमारा क्लास है उसका डॉट क्लास फाइल पास करवा सकते हैं। जो डॉट क्लास फाइल जो होता है कि वो जो उसका वो मेटा डेटा रखता है, जो बाइट कोड होता है वो उसका मेटा डेटा रखता है। तो यहाँ पर हम उसका डॉट क्लास फाइल यहाँ पर पास करवा सकते हैं। अब कार का मेथड हम लोग कॉल करते हैं ड्राइव। तो हमारा जो इंजेक्शन है, तो हमने किसको इंजेक्ट किया है यहाँ पर अभी,
पेट्रोल को हमने इंजेक्ट किया है तो हमारे पास में जो है वो पेट्रोल इंजन जो होगा वो स्टार्ट होगा ही। तो जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पेट्रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में क्या हुआ, जब भी उसको मिला उसकी डिपेंडेंसी उसकी पास हो गई यहाँ पर ये कार ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर पहले पेट्रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इंडिपेंडेंट, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, सॉरी, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी के अंदर, कि यदि कार के अंदर यदि हम लोग इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, डायरेक्टली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इंजन का ऑब्जेक्ट, तो वी आर टाइटली कपल्ड। पहले इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बट हम यदि आईओसी कंटेनर का सेटर इंजेक्शन यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्रिएट हो रहे हैं। इस पे पहले ये क्रिएट हो जाए बाद में वो क्रिएट हो, मैटर नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए, पहले कोई सा भी क्रिएट हो जाए। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा, उनके बीच में जो होगा इंजेक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पर ये एक दूसरे पे टाइटली कपल्ड नहीं है यहाँ पर ये। तो सेटर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, और कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के केस में टाइटली कपल्ड ही होते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर के अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अभी के केस में मैंने सेटर का यूज़ किया, मैंने ये। तो पहले इंडिपेंडेंट ये क्रिएट हुए और बाद में ये इसके अंदर ये पास हुआ है। अब इसके अंदर बाद में पास हुआ है, फिर हमने यहाँ पर क्या करा, उसकी मेथड को कॉल किया यहाँ पर ड्राइव मेथड। तो हमारी कार क्लास के ड्राइव मेथड के अंदर क्या है कि मेथड के अंदर जो है वो इंजन से रिलेटेड मेथड कॉल हुई है, और हमारे पास में जो रिस्पांस जो आया है हमारे पास में वो पेट्रोल इंजन से आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेट्रोल इंजन की डिपेंडेंसी को पास किया है। हम यहाँ पर डिपेंडेंसी यदि चेंज कर देंगे, हम चाहते हैं कि पेट्रोल से नहीं हमारा रिस्पांस आया, डीजल से आए, तो इसके रेफ में क्या करो, यहाँ पर डीजल इंजन डाल दो ये। तो ये सब काम हम पहले मैनुअली कर रहे थे, ये सब काम हमारा आईओसी कंटेनर हमको करके देगा ये। हमको जस्ट आईओसी कंटेनर को क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो अब ये मेरा काम जो है वो डीजल इंजन से आया है यहाँ पर ये। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर को मैंने यहाँ पर ये बताया मैंने ये। तो ये मेरा जो आया ये डीजल इंजन से मेरा ये रिस्पांस आया है। इलेक्ट्रिक करेंगे तो इलेक्ट्रिक से आएगा, तो जो भी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उससे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये आएगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा, उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी पास किया यहाँ पर ये, और उसकी कैशिंग भी होगी अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें जो करता है हमारे लिए आईओसी कंटेनर करके देता है, इसको स्कोप भी प्रोवाइड करता है। तो ये कार जो क्लास है उसका जो यहाँ पर स्कोप सिंगलटन रहता है बाय डिफॉल्टली। तो ये क्या करेगा, बार बार जब भी हम लोग कार क्लास को ऑब्जेक्ट गेट करेंगे तो हमें हमेशा एक ही जो है वो हैश कोड मिलेगा। अभी आगे हम लोग प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न में भी देखते हैं उसके अंदर प्रोटोटाइप स्कोप कैसे काम करता है। उसके पहले हम लोग पहले ये अंडरस्टैंड करें कि जो गेट बीन जो है ये, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ फैक्ट्री है। तो जो सेट ऑफ फैक्ट्री है गेट बीन के अंदर, आईओसी कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये निकाल रहे हैं।